नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अभी जो है वो चुनाव आयोग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, ठीक है। तो ये चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है उस पर मैंने ये सवाल बनाया है, ताकि अगर परीक्षा में, प्रीलिम्स की परीक्षा में कोई सवाल आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? चुनाव आयोग। बाकी के विकल्प दिए हुए अधीनस्थ न्यायालय, नगर पालिका, राज्यपाल, जो कि गलत है, और सही हमारा चुनाव आयोग है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। अब जब हम चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका हमें डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग में कौन से भाग में है। सबसे पहले तो ये 15वें भाग में है संविधान के, और चुनाव आयोग में कितने अनुच्छेद कवर होते हैं? 324 से लेकर 329 तक में यहाँ पे सारी की सारी बातें निर्वाचन आयोग से संबंधित बताई जाती है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्थायी संवैधानिक निकाय है, जैसे कि UPSC है और जितने भी SPSCs हैं, ठीक है, वित्त आयोग है, वैसे ही चुनाव आयोग भी हमारा स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख है। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी एक तो चीफ जो बोलते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, और उसके साथ में 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो उसके साथ में काम करते हैं। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, लेकिन अब काम बढ़ गया है तो उस हिसाब से इनके साथ में 2 निर्वाचन आयुक्त भी बैठते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। एक यहाँ पे ट्रिक ये भी है कि जितने भी स्थायी संवैधानिक निकाय हैं उनमें मोस्टली में, जैसे UPSC हो गया, SPSC हो गया और वित्त आयोग हो गया, तो यहाँ पर जितने भी, जैसे NCST हो गया, जो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो हमारा राष्ट्रीय आयोग है जनजातियों के लिए, तो उन सब के जितने भी चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति मोस्टली हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये इस तरीके से कॉमनली हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सबके हम लोग चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, ऐसे याद करने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे कॉमनली याद कर लें कि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स की परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक का वेटेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसलिए मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि एक MCQ तो हमारा, एक प्रश्न तो हमारा साइंस से ही हो, ताकि रोज़ जितनी भी हमारी खबरें हैं, चर्चा में हैं, उनसे क्वेश्चन बने और हम उनको, अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको हम टारगेट कर सकें और अपना साइंस एंड टेक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकें। तो उसी कड़ी में यहाँ पर प्रोबायोटिक्स से संबंधित एक सवाल लिया गया है कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों से बने होते हैं, और प्रोबायोटिक्स दूध शर्करा के पाचन में मदद करते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे बताए गए हैं। दोनों ही कथन एकदम सही है, इसलिए हमारा उत्तर होता है विकल्प C। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी आंतों में पाए जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स में बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम सुनते ही लगता है जैसे बीमारी फैलाने वाली किसी बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया से बुखार आता है या फिर ऐसा कुछ होता है, लेकिन
बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक संदर्भ में देखा जाता है, जो शरीर को बीमार बनाते हैं, लेकिन जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जीवित लाभकारी बैक्टीरिया या खमीर होते हैं जो शरीर में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं और हमारे लिए अच्छे होते हैं, इसलिए कथन एक सही है। हम अगर दही की बात करें, दही जो हम खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर को दिखाते हैं। वैसे ही प्रोबायोटिक्स क्या होता है, लाभकारी जीवित लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए कथन एक सही है। एसिडोफिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत और शरीर के अन्य भागों में होते हैं। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र में लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में तोड़ने में मदद करते हैं, यानी जो शर्करा है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि जो एक ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है ये इसको जो है तोड़ के और एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये इजीली हमारे शरीर में जाके पच सके, पाचन हमारा अच्छा हो, ठीक है। और हर व्यक्ति की आंत में अरबों बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव रहते हैं और ये इनमें से एक प्रोबायोटिक होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ऐसे कई माध्यम हैं जिनमें आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं और ये विभिन्न रूपों में आते हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कैप्सूल, पाउडर। आपने अगर नाम सुना हो तो याकुल्ट का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। याकुल्ट का वो एक छोटा सा बोतल दिखाते हैं, उसको पीते हुए काजोल ऐड करती हैं, तो याकुल्ट इज़ ऑल्सो अ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। तो ये प्रोबायोटिक्स लेते हैं आजकल ये बाज़ार में आने लगे हैं। वैसे नॉर्मली हमारी आंतों में पाए जाते हैं और आजकल बाज़ार में भी आने लगे हैं, क्योंकि आंतों से ही जो है हमारे पूरे शरीर की बीमारियों का और हमारी स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा संबंध होता है। इसलिए यहाँ पे इन प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सदन में विप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमने पॉलिटी का क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे। अगर आपने लक्ष्मीकांत बुक जो है वो पॉलिटी के लिए फॉलो करिए तो आपने वहाँ पे संसद वाला जो हमारा पार्ट है, चैप्टर है, उसमें ज़रूर विप के बारे में पता होगा आपको। विप के बारे में आपने वहाँ पे विप के बारे में पढ़ा होगा, तो ये विप से संबंधित सवाल है। एक निश्चित दिशा का पालन करने के लिए सदन में एक पार्टी के सदस्यों के लिए एक लिखित आदेश या पार्टी के नामित अधिकारी द्वारा संदर्भित कर सकता है जो इस तरीके के निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है। तो ये यहाँ पे विप की परिभाषा बताई गई है। ये पार्टी लाइन को पालन करने के लिए सांसदों को कोड़े मारने की पुरानी अमेरिकी प्रथा से लिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये अमेरिकी प्रथा नहीं है, ये ब्रिटिश प्रथा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर हुआ केवल एक। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विप जो है आपने खुद ने भी सुना होगा कि जब पार्टीज जो है जब उनको अपने अकॉर्डिंग काम करवाना होता है पूरी पार्टी के सदस्यों से, तो वो लोग विप जारी करते हैं। विप में क्या होता है कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर पार्टी की नेता हूँ या फिर उसकी हेड हूँ, तो मैं अपने 50 लोगों को बोलूँगी कि आज हमें संसद में ये बिल पेश करवाना है, क्योंकि अगर 50 लोग वहाँ पे नहीं होंगे तो बिल पास नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरीके से एक ही लाइन पे सबसे काम करवाने के लिए विप जारी की जाती है, ठीक है। संसदीय बोलचाल में विप एक निश्चित दिशा का पालन करने के लिए सदन में इसको यूज़ किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा ये क्या है, एक पुरानी ब्रिटिश प्रथा है। और पार्टियों द्वारा जारी किए गए विप कितने गंभीर होते हैं, यानी यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर विप जारी किया गया है तो वो कितनी गंभीरता से आपको लेना है। तो यहाँ पे इसकी गंभीरता के बारे में कैसे पता लगेगा कि किसी आदेश को कितनी बार रेखांकित किया गया है। तो इसमें 3 तरीके से रेखांकित किया जाता है, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप। 1 लाइन विप में क्या होता है,
पार्टी के सदस्यों को एक वोट के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है और यदि वे पार्टी लाइन का पालन नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें मतदान से दूर रहने की अनुमति देता है। यानी या तो पालन करो, पालन नहीं करते हो तो दूर रहो। 2 लाइन का व्हिप उन्हें मतदान के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश देता है कि आप मतदान नहीं कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर उपस्थित रहिए। 3 लाइन का जो व्हिप होता है, यानी अगर किसी चीज़ में 3 लाइन लगी हुई है यानी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जिसमें महत्वपूर्ण अवसरों पर नियोजित किया जाता है, जैसे किसी विधेयक का दूसरा वाचन या अविश्वास प्रस्ताव, और सदस्यों पर पार्टी लाइन का पालन करने का दायित्व डालता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई बिल पास हो रहा होता है, विधेयक पास हो रहा होता है, तो उस समय पे पार्टी के सभी लोगों का मौजूद रहना और वोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो व्हिप जारी करके उनको वहाँ पे बताया जाता है कि आप लोग यहाँ पर वोट करें और उपस्थित रहें। तो इस तरीके से 3 तरीके के व्हिप होते हैं जिनको गंभीरता से कितना लिया जाना जरूरी है वो हमने यहाँ पर आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो आप इन्हें रिवाइज करते रहिए ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप प्रीलिम्स में टारगेट कर सकें। अगला प्रश्न है, स्वायत्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर स्टार्टअप महिलाओं और युवाओं को ई लेन देन के माध्यम से लाभ को बढ़ावा देने की एक पहल है। GEM जो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है उसका मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका उद्देश्य जैम पोर्टल पर विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों की समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह महिलाओं और युवा निर्माताओं एवं विक्रेताओं के प्रशिक्षण और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है और सार्वजनिक खरीद में MSME क्षेत्र और स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो ये जो स्वायत्त है इसके बारे में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रिक जो खेली जाती है UPSC द्वारा, इसका ध्यान रखें कि जब तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी गलत कोई भी नहीं है और सारे सही हैं। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो MSME वाला जो अभी ये जो MSME चल रहा है, लघु उद्योग जो होते हैं, लघु और कुटीर उद्योग, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं कोविड के बाद से। तो इन पे सवाल आना भी बहुत ही ज़्यादा लाजमी है या फिर चांसेस बहुत हाई हैं। तो इनको भी हम ढंग से टारगेट करेंगे और ढंग से पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आए तो उसे हम सॉल्व कर सकें। तो ये स्वायत्त क्या है? GM पर स्टार्टअप महिलाओं और युवाओं की ई लेन देन के माध्यम को बढ़ावा देना, यानी स्टार्टअप्स में महिलाओं में और युवाओं में लेन देन जो हो, पैसे का लेन देन हो, यानी तो वो कैसा हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये स्वायत्त जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। इसे 2019 में पहली बार लॉन्च किया गया था। जैम पोर्टल पर विक्रेताओं और युवा एवं सेवा प्रदाताओं को विभिन्न श्रेणियों की समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए इसको गठित किया गया है। यह महिलाओं एवं युवा निर्माताओं और विक्रेताओं के प्रशिक्षण और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, यानी उनको वहाँ पे प्रशिक्षण मिलता है कि कैसे आप ई लेन देन को करें, और सार्वजनिक खरीद में MSME क्षेत्र और स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यानी जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्चुअली वो जगह होती है जहाँ से जितनी भी मंत्रालय हैं वो अपनी खरीद करते हैं, ठीक है। तो ये जो सरकार है वो ये चाहती है कि सरकार का ये उद्देश्य है कि जितनी भी खरीद फरोख्त हो वो ज़्यादातर MSME और स्टार्टअप से हो, ठीक है, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ से लाभ मिले। तो इस तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस स्वायत्त पोर्टल को जारी किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अभ्यास शिन्यू मैत्री किन देशों के बीच में एक रक्षा अभ्यास है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत ब्रिटेन, भारत जापान, भारत यूएस और भारत और चीन। अब यहाँ पे हम इसको कैसे ट्रिक से जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें ट्रिक है, इसमें 2 नाम दिए गए हैं, शिन्यू और मैत्री। तो मैत्री तो ऑब्वियसली भारत में मतलब हिंदी चलती है तो हिंदी का नाम है, तो यहाँ पे जो दूसरा नाम आया है वो है शिन्यू। ठीक है, तो शिन्यू नाम तो है वो ब्रिटेन और यूएस का तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो मोस्टली इंग्लिश चलती है। तो बचे 2 देश, चीन और जापान। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करें तो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शिंजो आबे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे नाम है शिन्यू, तो ये शिन्यू शिंजो ऐसे नाम कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर जापान में। और शी या फिर बाकी के जो नाम है वो कहाँ पाए जाते हैं हमारे चीन में। तो इस तरीके से शिंजो नाम यहाँ पे हमने शिन्यू से मिलाकर, तो इस तरीके से हम गैस वर्क करके यहाँ पे भारत और जापान के बीच में इसको एक रक्षा अभ्यास यहाँ पे हम प्रश्न को सही कर सकते हैं। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे रक्षा अभ्यास रट सकें। तो अगर हम थोड़ी सी भी यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात दुबई, तो उनके साथ में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। तो मैंने इसको कैसे याद किया था कि संयुक्त अरब अमीरात में बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में जब रक्षा अभ्यास होगा तो वो डेजर्ट फ्लैग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से मैंने लॉजिकली यहाँ पे इन चीज़ों को याद किया। तो ऐसे थोड़े थोड़े जहाँ पे हम ऐसे याद कर लें तो हमारे लिए जीवन आसान हो जाता है। इसमें विकल्प भी सही है, जैसा कि हमने देखा अभ्यास शिन्यू मैत्री भारतीय वायुसेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच में जो रक्षा अभ्यास है उसका नाम है। इसका आयोजन भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के इतर किया गया है। ठीक है, जैसे धर्म गार्जियन है सेना अभ्यास, वैसे ही शिन्यू मैत्री जो है वो वायु सेना अभ्यास है। और बाकी यहाँ पे दूसरे बहुराष्ट्रीय अभ्यास बताए गए हैं जिनमें भारत भाग ले रहा है। तो उनमें पहला है संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8 मतलब 8वां संस्करण। ये एक वार्षिक वायु अभ्यास है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया आदि की वायुसेना भाग लेती है। भारत भी इसमें भाग लेता है। और यूके में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, ये साल में 2 बार होती है और रॉयल एयरफोर्स यूके द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है जिसका नाम है कोबरा वॉरियर। तो आज की हमारी अभ्यास सीरीज के MCQ क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चंस फिर से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।